मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला की अपने को बात करनी है, तो चाहो तो पूरा लिख लो इसको कि अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शॉर्ट में अपन ये लिखेंगे एमएफ और ईएफ, और ये हो गया अपने पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। हाँ, तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तुमको किस क्या मतलब इनका, कि जैसे अपन एक एग्जांपल है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की अगर अपन बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो अपने पास होता है C6H12O6। तो मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये अपने पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर एटम का कितना नंबर है। मतलब कि जैसे अपन ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं, तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन किससे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस फॉर्मूले का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लूं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो भी नंबर कॉमन आ रहा है उसको मैं कॉमन ले लूं। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो 6 कॉमन ले सकते हो तुम, तो अपने पास बन जाएगा C1H2O1। हाँ, यस, CH2O। एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास क्या बता रहा है, एक मॉलिक्यूल में एटम्स के एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअली कितने नंबर्स में प्रेजेंट है एटम्स एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है एटम्स का। ये समझ में आएगा यहाँ पे। यस और सर। यहाँ पे जो जो नंबर अपन ने कॉमन लिया उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 6। इसका नाम नहीं देते हैं कुछ, बस n ही लिखेंगे अपन, नाम ऐसा कुछ नहीं इसमें। तो n इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 6। हाँ, मैं तुमको एक खुद को तुमको करने को देता हूँ। जैसे अपने पास सर ये पेन क्या है? हाइड्रोजन क्या एन क्या है सर? मतलब वॉइस कट होने मतलब लगी। ऐसा कोई नाम नहीं है, जो नंबर अपन ने कॉमन लिया उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। हाइड्रोजन सर लिखना परऑक्साइड पड़ेगा हमेशा सर नंबर? क्या नंबर कहीं अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल बनाते हैं हम लोग तो एन तो लिखना पड़ेगा, एन की वैल्यू। हाँ, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी तुमको जब भी रिलेट करेंगे। आगे आगे देखेंगे अपन किस तरीके से करना है उसे। ये अपने पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या, H2O2। तो H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं, वो दो ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। तो एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इस तरीके से H2 और O2। अब इसका अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखोगे, HO, क्योंकि साफ दिख रहा है इसमें अगर 2:2 के रेशियो में है तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगा 1:1। 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो n इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 2, और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला तो अपन क्या लिखेंगे HO। ठीक बात, चलो इतना समझ में आया। किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना, म्यूट कर लो यार, किसी की आवाज ज्यादा आ रही है। तो ये अपने पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5NO2। तो मतलब जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, 5 हाइड्रोजन होते हैं, 1 नाइट्रोजन होता है और 2 ऑक्सीजन होता है। तो ये एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये क्या होगा अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर कुछ नंबर कॉमन आ सकता है, मतलब उसको अगर सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है एटम्स के नंबर को, तो अपने को देखना है। तो यहाँ पे लग रहा है तुमको कुछ कॉमन ले सकते हो अपन। नो सर। 1 ही ले सकते हो। हाँ, तो मतलब यहाँ पे अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला अपन लिखेंगे तो वही सेम ही एम्पिरिकल फॉर्मूला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन आने वाला नहीं है। तो C6H5NO2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और n इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो डेफिनेशन अपन वही लिखेंगे अगर तुमको ये चीज समझ में आई तो, क्योंकि डेफिनेशन भी तुमको बोर्ड एग्जाम में लिखने को बोला जा सकता है। तो अपन ये लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास क्या है कि इट रिप्रेजेंट actual number of atoms present in a molecule।
प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में एक्चुअली किसी पर्टिकुलर एटम के कितना नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन। और एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन अगर अपन लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, इट रिप्रेजेंट simplest ratio of atoms in simplest ratio of atoms in a molecule, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल, कि जो एक्चुअल में एटम्स प्रेजेंट है उनको सिंपलेस्ट रेशियो में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास एक्चुअल नंबर को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसमें कोई कॉमन वर्ड टर्म आ सकता है तो उसको कॉमन निकाल के जो सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा उसको अपन उसके हिसाब से जो फॉर्मूला लिखेंगे उसको अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल देते हैं। अब एक चीज मेरे को यहाँ पे बताओ, जैसे अपन एग्जांपल ले रहे थे कि जैसे अपन ये एग्जांपल लिया पहला, तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, अगर इन दोनों मेरे को रिलेट करना है तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये रिलेशन लिखा जा सकता है कि रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल, यस सर। क्योंकि वही Yes, तो sir. टर्म कॉमन लिया है। अगर उसको वापस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो रिलेशन की अगर अपन बात करें तो अपने पास ये रिलेशन हो जाएगा कि रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो अपने पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें तुमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके बेसिस पे तुम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल पाओगे। तो अपने पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें तुम्हारे पास क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उससे तुम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल पाओगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को तुम निकाल लोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको गिवन होगी n की वैल्यू निकालने के लिए, तो तुमको n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला करके क्या निकालना पड़ेगा, ज्यादातर केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मली बनता है। तो n को कैलकुलेट करना अपने पास इंपॉर्टेंट है। तो n को मैं ऐसा कुछ लिखूं तो तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा फिर कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से क्या निकालूं, मोलर मास निकालूं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन एम्पिरिकल फॉर्मूला, कि अगर मैं क्या करूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मोलर मास निकालूं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मोलर मास निकालूं। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने पास मोलर मास आ रहा है, अगर उसको मैं क्या करूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो मोलर मास आ रहा है उससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, जैसे अपन एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2, और एम्पिरिकल फॉर्मूला अपन लिखा इसका क्या, HO। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से अगर तुम मास निकालने जाओगे तो यहाँ पे अपने पास क्या, एक हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 1, एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू 16 ऑक्सीजन का मास, और यहाँ पे अगर देखोगे तो हाइड्रोजन 2 थे तो 2 इंटू 1, ऑक्सीजन भी 2 थे तो 2 इंटू 16। तो देख सकते हो ये अपने पास क्या है कि इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो ये आ रहा है अपने पास। तो मास भी तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना यार। तो n अगर तुमको निकालना है तो मोस्ट ऑफ द केस में तुमको यही गिवन होगा कि मोलर मास जो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वो गिवन होगा, और मोलर मास जो होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला का वो तुमको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होगा वहां से तुमको पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर निकल जाएगा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मोलर मास निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मोलर मास तुमको गिवन होगा तो वहां से डिवाइड करके तुम क्या निकाल सकते हो, n निकाल सकते हो। आप इसी मोलर मास को कभी कभी वो क्या करता है, वेपर डेंसिटी की फॉर्म में दे देता है, कि जैसे मोलर मास नहीं देके तुमको वेपर डेंसिटी दे सकता है, क्योंकि अपन ने लिखा था कि वेपर डेंसिटी कोड अपने पास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो एक तरीके से अगर मैं इस मोलर मास को वेपर डेंसिटी से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ऊपर भी वेपर डेंसिटी आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी कि n इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस
of substance in molecular formula divided by vapor density of substance in empirical formula। ये समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया तो थियोरिटिकल पार्ट तो इसमें इतना ही Yes, है, sir. बाकी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो अपने पास ये क्या था कि वेपर डेंसिटी अपने पास है, तो अपने लिखा गया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था ना, मोलर मास लिखा था कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर वेपर डेंसिटी से रिप्लेस कराना है तो अपन क्या करेंगे, मोलर मास को 2 into वेपर डेंसिटी लिख सकते हैं ऊपर और नीचे। यस सर। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना फिर। हाँ सर ये वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू m/2 क्या है? अरे ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने यार, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 गैस के लिए। ये बात अलग है, गैस के लिए होता है। यस सर। तो जब गैस जिस सब्सटेंस की अपन बात करें अगर वो गैस रहेगा तो वहां पे तुमको वेपर डेंसिटी दिया जाएगा। ये पढ़े हैं अपन। यार ऐसे सवाल पूछोगे तो फिर तो दिक्कत होगी, क्योंकि तुम नोट्स नहीं पढ़ रहे हो फिर अच्छे से, इसका मतलब ये। तो ये अपने पास n निकालने के दो फॉर्मूला, या तो वेपर डेंसिटी दे देगा या मोलर मास दे देगा, तो उसके हिसाब से तुमको निकाल लेना। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आएगी। तो अगला क्वेश्चन लिखो, इसमें अपन 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी थ्योरी में इसमें इतना ही होता है। तो लिखना हाइड्रोजन contains 87.42% nitrogen and 12.58% hydrogen. Find empirical formula and molecular formula। ठीक है, एक और चीज अपने को गिवन है, वही मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। तो हाइड्रोजन का मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो मोलर मास आ रहा है वो अपने को गिवन है। तो मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को गिवन है। वैसे भी क्वेश्चन में जो मोलर मास गिवन होगा वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ही गिवन होगा, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला तुम निकालोगे तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास देगा ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है, देगा मोस्ट ऑफ द केस में जो मोलर मास गिवन होगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही गिवन होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, एक तो तुमने 9-10 में पढ़ा होगा कि परसेंट, मतलब जो परसेंट दिया था उसको मास से डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना तुमने। ये सर सिंपलेस्ट होल रेशियो लेते हैं। हाँ वही करने वाले, बस मैं थोड़ा सा एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूँ। देखो वहां पे भी तुम करते यही थे, बस तुमको डायरेक्ट याद करवा दिया जाता था कि परसेंट को डायरेक्ट मोलर मास से डिवाइड कर दो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, उसके हिसाब से लिख दो। एक्चुअल में अपन क्या कर रहे हैं कि जो अपने को मास परसेंट गिवन है, ये चीज मैंने पहले ही बोला था कि अगर परसेंट में तुमको मेंशन नहीं किया गया है तो उसको अपन क्या मानते हैं, मास परसेंट मानते हैं। तो इसमें भी मेंशन नहीं किया उसने कि ये मास के अकॉर्डिंग परसेंट है या मोल के अकॉर्डिंग परसेंट है, तो कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो अपन परसेंट को मास परसेंट मानेंगे। मतलब अगर अपने पास टोटल वेट 100 है, क्योंकि परसेंट में बात कर रहा है तो मैंने पहले ही बोला था जब भी परसेंट में बात होगी क्वेश्चन में तो अपन 100 की स्केल पे उसको लेके चलेंगे। तो अगर टोटल वेट अपने पास 100 है तो उसमें 87.42 ग्राम नाइट्रोजन का है और 12.58 ग्राम किसका है, हाइड्रोजन का है। ये मैं बोल सकता हूँ। यस सर। हाँ तो अपन मान ले रहे कि अपने पास क्या है 100 ग्राम है, तो लेट 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कि अपन इसका 100 ग्राम ले रखा है। तो अगर मैं 100 ग्राम लूंगा तो मेरे को पता है कि इसमें से 87.42%, तो 100 का 87.42 कितना हो जाएगा, उतना ही मास हो जाएगा। ग्राम किसका रहेगा, नाइट्रोजन का रहेगा, और 12.58 ग्राम अपने पास किसका रहेगा, हाइड्रोजन का रहेगा। तो एक तरीके से अपने को क्या पता चल गया, दोनों के मास पता चल गया। अब मास से अपन क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, मोल का सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, तो वहां से अपने पास क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ तुमको शायद कि जैसे अपने पास मान लो कोई कंपाउंड है H2SO4, तो इसका मतलब ये होता है अपने पास कि 2 मोल हाइड्रोजन का, 1 मोल सल्फर का और 4 मोल ऑक्सीजन एटम के जब कंबाइन होंगे तो 1 मोल बनेगा किसका, H2SO4 मॉलिक्यूल का। ये चीज समझ में आती है क्या तुमको? Yes, sir. सर एक बार रिपीट करिए सर, सुन नहीं पाया सर। अच्छा सुन नहीं पाए थे। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अपने पास मान लो कि ये है H2SO4,
तो H2SO4 है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो मोल वाइज अगर मैं बात करूँ तो 2 मोल हाइड्रोजन का, 1 मोल सल्फर का, यस सर यस सर यस सर 4 मोल ऑक्सीजन का जब कंबाइंड होंगे तो 1 मोल बनेगा किसका, H2SO4 का। यस सर यस। अब जो एटम्स का नंबर है वही मैं मोल का रेशियो भी बोल सकता हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो अपना पहला स्टेप ये हुआ, मतलब इसको स्टेप वाइज में लास्ट में लिखा दूंगा चाहोगे तो तुम, कि अपन ने को जो परसेंट दिया है उसको अपन 100 ग्राम मान लेंगे और परसेंट के हिसाब से अपन मास मान लेंगे कि नाइट्रोजन एटम का इतना है और हाइड्रोजन एटम का इतना मास हो गया। अब मास से अपने पास सेकंड स्टेप रहेगा क्या, मोल कैलकुलेट करना। तो जो परसेंट गिवन है उसके हिसाब से मास मान लो, टोटल वेट को 100 मान के। तो सेकंड स्टेप है अपने पास क्या, मोल कैलकुलेट करना। तो जो 2 एटम है दोनों एटम के लिए अपने को मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल निकालने के लिए अपन वही करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन की जो मास गिवन है उसमें नाइट्रोजन का मोल निकालो, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 87.42 डिवाइडेड बाई 14, ये अपने पास क्या आ जाएगा 6.24 यस सर। मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये एटम है इसलिए अपने 14 से डिवाइड किया है, और हाइड्रोजन का मास अपने को गिवन था 12.58 डिवाइडेड बाय इसका मास 1, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा 12.58 ही आ जाएगा। तो अपने पास दोनों के मोल आ गए, नाइट्रोजन एटम के मोल आ गए, हाइड्रोजन एटम के मोल आ गए। तो सिंपलेस्ट रेशियो अपन इसीलिए बनाते हैं ताकि मैं उसको फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि अपन जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था H2SO4 का, तो यहाँ पे भी तो वही तो था कि 2:1:4 के रेशियो में अपने पास क्या इसमें एटम्स प्रेजेंट है। तो अपन अभी उल्टा कर रहे हैं कि मोल निकालेंगे फिर उससे सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे और वहां से अपन क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। तो अपने पास मोल आ गए। अब इनको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना होता है, तो एक तरीका अपन देखो ये बोलते हैं कि जैसे अपने पास यहाँ पे 2 एटम थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 एटम थे, 3 होते, 4 होते या 5 होते, तो अपन क्या करते कि जो मोल की सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे 2 ही वैल्यू, एक के लिए अपने पास आ रहा है 12.58, एक के पास लिए अपने पास आ रहा है 6.24, तो जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको अपन सबसे डिवाइड कर देंगे। मतलब सिंपल फिर करने से का बता तरीका है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अपन बात करें तो अपने को सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है ना। चलो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ कि अपने पास नाइट्रोजन हो गया, NH2 आ रहा है। हाँ नाइट्रोजन निकाल दिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन के मोल अपने पास आ गए कितने 6.24 मोल, और हाइड्रोजन के अपने पास क्या आ गए 12.58 मोल। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब अपने को इस रेशियो को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका अपन ऐसा बोलते हैं कि जैसे अपने पास यहाँ पे 2 एटम है, अगर 2 नहीं होते, मान लो 3 होते या 4 होते, तो सबके लिए अलग अलग मोल की वैल्यू आती। तो जिसके लिए मोल की सबसे छोटी वैल्यू होती, जैसे यहाँ पे 2 थे तो हाइड्रोजन के लिए आ रहा 12.58, नाइट्रोजन के लिए आ रहा 6.24, तो छोटा वैल्यू किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए 6.24, तो जो सबसे छोटा वाला वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड कर दो। तो क्या बोला मैंने कि जो छोटा वाला वैल्यू, जैसे 6.24 को क्या करो, जितनी भी वैल्यूज आएगी उन सबसे डिवाइड कर दो। तो 6.24 डिवाइडेड बाय 6.24, 12.58 डिवाइडेड बाय 6.24, तो यहाँ से देखोगे तो ये तो अपने पास बन गया 1, और ये अपने पास ध्यान से देखोगे तो बन जाएगा 2। 1:2। तो सिंपलेस्ट रेशियो अपने पास क्या आ गया 1:2। मतलब नाइट्रोजन अगर अपने पास 1 रहेगा तो हाइड्रोजन अपने पास कितना रहेगा 2 रहेगा। तो ये अपने पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया क्या NH2। अब अपने को अगला काम करना था n फाइंड करना। तो अगर मेरे को n फाइंड करना है तो n के लिए अपने फॉर्मूला लिखा था कि n इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा, मोलर मास अकॉर्डिंग टू, या मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन एम्पिरिकल फॉर्मूला, ऐसा अपने लिखा था, ठीक है। तो मोलर मास में अपने, सॉरी, मोलिकुलर फॉर्मूला में जो मास आएगा मोलर मास, वो तो अपने को गिवन था स्टार्टिंग में कितना था 32। एम्पिरिकल फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं। तो इस एम्पिरिकल 16 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मोलर मास निकालोगे तो 14 प्लस नाइट्रोजन की वजह से 14, हाइड्रोजन की वजह से 2 × 1, मतलब कितना आ जाएगा 16। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की वजह से जो मोलर मास आ रहा हो कितना है 16 है।
तो 32 डिवाइडेड बाय 16, n इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 2। तो n है अपने पास क्या 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने पास क्या NH2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर अपन लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन क्या लिखते थे n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो 2 इंटू NH2। तो 2 इंटू NH2 का मतलब ये होगा कि तुमको हम नाइट्रोजन को क्या कर देना 2 कर देना और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 एटम हो जाएंगे। तो फॉर्मूला जो अपने पास आएगा NH2H4 आएगा। तो कंसेप्ट ये रहेगा, पहले पूरा कंसेप्ट सुन लो उसके बाद डाउट लेते हैं अपन जो भी है। कि सबसे पहले तुमको जो परसेंट गिवन है उसको 100 की स्केल पे मान के जो परसेंट है उसी को मास एज्यूम कर लेना है एटम्स के लिए, और उस मास से तुमको मोल्स निकालना है। मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो लेना है, जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला जब आ जाएगा तो n की वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये फॉर्मूला लगाना है, जैसे अभी अपन ने लगाया है। तो यहाँ से n निकाला तो अपने पास 2 आ गया, जो भी n की वैल्यू आएगी उससे अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे अपन ने यहाँ पे निकाला NH2। तो ये तुमको ध्यान रहेगा स्टेप, या मैं लिखवाऊँ इसको, याद रहेगा। वही स्टेप फॉलो कर दी जो अपन ने बताया, क्योंकि काफी ज्यादा यूज होता है ये वाला कंसेप्ट, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज हो जाएगा या तुमसे पूछ लिया जाएगा। तो ये आना चाहिए तुमको। तो 60% कार्बन है अपने पास, 8% हाइड्रोजन है एंड रेस्ट अपने पास क्या है ऑक्सीजन है। और फाइंड करना है तुमको क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब एक कंपाउंड की अपन बात कर रहे हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। उसमें क्या है 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है और बाकी बचा हुआ परसेंट ऑक्सीजन का है। तो उस मॉलिक्यूल का तुमको क्या निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो वापस वही बात है कि परसेंट अपने को किसमें नहीं दी है, मतलब मेंशन नहीं किया है कि मास परसेंट है या मोल परसेंट है, उसको मास परसेंट मान लो। तो अपने पास क्या होगा 60:8 जो भी बचेगा कितना % होगा तो क्या करेंगे? 30%. कितना 32%। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। सर 2 तो मोल कंपाउंड का मान, हाँ क्या करेंगे? कंपाउंड का मानो 100, उसके हिसाब से 60 हो जाएगा कार्बन, 8 हो जाएगा हाइड्रोजन और 32 हो जाएगा ऑक्सीजन का मास। निकालो। C5H8O2 C5H8O2 एकदम सही है, यस सर सर C5H8O2 65H8O2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सबका आ रहा है। अच्छा एक चीज Yes, नजर sir, आ रहा आ है, गया। तुम लोग सब लोगों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है। मैं लिस्ट बना चुका हूँ, ग्रुप पे नहीं भेजा है मैंने, सिर्फ 26 बच्चे जिन्होंने होमवर्क सबमिट किया है। बाकी लोगों को घर पे मैं कॉल करवाने वाला हूँ, मैंने बोल दिया था कि होमवर्क तुम्हारा आ जाना चाहिए था उस डेट तक। तो लिस्ट में भी भेज दूंगा क्लास के बाद में रात में, तो देख लेना। अगर किसी का नाम नहीं आया तो पर्सनल मैसेज कर देना मेरे को कि सर मैंने होमवर्क भेजा था और मेरा नाम नहीं है। और साथ में होमवर्क भी लिंक करना है उसमें, जो अपन ने अलग ग्रुप बनाया उसको नाम लिख के। हाँ तो ये मेरे को बोलना था। तो ये अपने पास ITC के होमवर्क की आसान है। बात कर रहे हैं। हाँ ITC के होमवर्क की बात कर रहे हैं। चलो तो ये था अपने पास। तो अपन वही बोलेंगे जैसे अपन ने किया था कि 100 मान लो, तो अपने पास क्या हो जाएगा 100 में 60 ग्राम कार्बन हो जाएगा, 8 ग्राम अपने पास हाइड्रोजन हो जाएगा, और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा अपने पास ऑक्सीजन। तो 100 में से 60 + 8 माइनस करोगे तो आ जाएगा 32 ग्राम। 32 ग्राम अपने पास हो गया ऑक्सीजन। तो हर एटम का अपने को क्या पता चल गया मास पता चल गया। तो हर एटम का अपने को मास पता है, तो मास से अपन क्या निकाल सकते हैं मोल निकाल सकते हैं। तो कार्बन के अगर अपन मोल निकालेंगे कि मोल्स ऑफ कार्बन, तो अपने पास अब तो आ जाएगा 60/12, ये बन जाएगा अपने पास 5 मोल। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये हो जाएगा अपने पास 8/1, ये आ जाएगा 8। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये अपने पास हो जाएगा 32/16, ये आ जाएगा 2। तो ये मोल का जो रेशियो आ रहा है वही अपने पास एटम्स का रेशियो भी रहेगा 5:8:2। यही सिंपलेस्ट रेशियो भी है, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते। तो कार्बन अपने पास क्या हो जाएगा 5, हाइड्रोजन अपने पास क्या हो जाएगा 8, ऑक्सीजन अपने पास क्या हो जाएगा 2। तो ये अपने पास क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। मोलर मास वगैरह अपने को गिवन नहीं है तो n नहीं निकाल सकते, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अपन नहीं निकालेंगे। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, ये आ जाएगा तुमको, बहुत अच्छी बात है, मतलब तुमको कंसेप्ट समझ में आया है। तो देखो अपने पास क्या है 7.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 3.6 ग्राम कार्बन
सर ये 7.3 लिखा है। हाँ 0.7 ग्राम हाइड्रोजन एंड 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एंड rest oxygen, then find empirical formula of compound. तो देखो किस तरीके से करोगे, मैं कुछ हिंट नहीं दे रहा हूँ, सोल्व करो कैसे करोगे। तो अपने को बोला गया कि कंपाउंड का टोटल वेट अपने पास कितना है 7.3 ग्राम, उसमें कार्बन का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, नाइट्रोजन का इतना है, बाकी बचा ऑक्सीजन का है। वो तुमको फाइंड क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। जल्दी करो और निकालो। अच्छा तुम लोगों को रिएक्शन बैलेंस करना आता है क्या? अगर कोई रिएक्शन दिया है तो उसको बैलेंस करते थे 10th में। यस सर। Yes, sir. हाँ सर आता है। Yes, sir. Yes, sir. चलो तो बढ़िया। So C3H7N2O. क्या C3H7 H7 N2O. N2O नहीं यार गलत है, मतलब जो मेरे पास आंसर दिया उसके हिसाब से गलत है। सर इसमें मोल जो है पॉइंट C3H7NO। Yes, sir. NO हाँ ये सही है। Yes sir. यस सर। Yes sir. NO है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने गलत किया। बिल्कुल NO है। अब देखो जो तुमको परसेंट वाला 10th में सिखाया जाता था ना, उसके अकॉर्डिंग तो तुम सिर्फ परसेंट वाला कर पाते, क्योंकि तुमको डायरेक्ट याद करवा दिया गया था कि जो परसेंट आएगी उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो। एक्चुअली अपन वहां पे वही कर रहे थे कि परसेंट के अकॉर्डिंग मास मान ले रहे थे। इसमें अपने को क्या किया, डायरेक्ट मास ही दे दिया। तो उस मास से अपन वापस मोल निकालेंगे, फिर मोल से अपन मोल रेशियो निकालेंगे और वापस फॉर्मूला अपन लिख देंगे। तो देखो ये करेंगे अपन कि अपने को हर एटम का अलग अलग मास गिवन है, तो उसके हिसाब से मोल निकाल के फिर मोल के रेशियो में अपन कन्वर्ट कर देंगे। तो वही करना अपने को कि कार्बन की अगर अपन बात करें, मास की अगर अपन बात करें, मास लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। तो कार्बन का मास अपने को गिवन है कितना 3.6 ग्राम। हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन का मास अपने को गिवन है कितना 0.7। ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन का अपने को गिवन है, अच्छा ऑक्सीजन का अपने को निकालना पड़ेगा टोटल में से माइनस करके, ये अपन निकाल देंगे। नाइट्रोजन की अपन बात करें तो कितना गिवन है 1.7 ग्राम। तो टोटल अपने पास कितना है मॉलिक्यूल का 7.3, और बोला है कि बचा हुआ किसका है, ऑक्सीजन का है। दिस प्लस दिस प्लस दिस, वही तो अपने पास बचा हुआ आ जाएगा। तो 3.6 प्लस 0.7 प्लस 1.4, तो ये कैलकुलेट करोगे तो कितना बचा हुआ है 1.6। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है टोटल मास का 1.6 किसका है, ऑक्सीजन एटम का है। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, हर एटम का अपन ने ये फाइंड कर लिया मास। अब यहाँ से अपन सबका मास पता चल गया तो मोल निकाल देंगे, फिर वही मोल का रेशियो अपन निकालेंगे। तो मैं वापस वही लिख दे रहा हूँ, मोल लिख दे रहा हूँ, उसके नीचे अपन जो कैलकुलेट करेंगे मोल ही कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन के लिए अगर मोल कैलकुलेट करें तो कार्बन का मास अपने पास 3.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास 12, तो कितना आ जा रहा है 0.3 मोल। हाइड्रोजन के लिए अगर अपन बात करें तो 0.7 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा 0.7 मोल। चलो तो मोल लिख लो पीछे। और ऐसे अगर अपन बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए भी कितना आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 मतलब 0.1 मोल। और एक बचा नाइट्रोजन, तो उसके लिए भी 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4, तो अपने पास कितना आ जाएगा 0.1 मोल। तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो सब साफ दिख रहा होगा तुमको कि कार्बन अपने पास 0.3 है, हाइड्रोजन 0.7 है, ऑक्सीजन 0.1 है और नाइट्रोजन 0.1 है। तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास बन जाएगा 3:7:1:1। क्या सर 1.6 यस सर। क्या चीज सर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन 1. अच्छा हाँ मोलर मास, ठीक है ठीक, उतना खुद से करेक्ट कर लिया करो यार। 1.6 मतलब 16 है। अच्छा ये भी मैंने 14 लिख दिया, 1/14। हाँ तो कभी भी बोलने में हो जाता है, तो लिखने में बोलने में अलग अलग हो जाता है। तो ये हो गया अपने पास। तो अपने पास क्या आ जाएगा C3H7NO। समझ में आ गया ये? यस सर यही आया था। Yes, sir.
एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि तुमको किसी न किसी तरीके से मास गिवन होगा, उससे तुमको मोल का रेशियो निकालना है। सिंपल सा फंडा है। या तो परसेंट वाइज दिया होगा, जैसे अपन यहाँ पे टोटल मास दे दिया तो अपन हर इंडिविजुअल एटम का मास निकाल दिया सैंपल में, उसके हिसाब से मोल का रेशियो निकाल दिया। एक तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि तुमको मास का ही रेशियो दे दे स्टार्टिंग में, तो मास का जो रेशियो देगा उससे अपन मोल का रेशियो निकालेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और एम्पिरिकल फॉर्मूला अपन लिख देंगे। तो लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो लास्ट अपने पास मतलब इसमें फिर अपन वो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने लिए। तो इसमें लिखना अ कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन in 7:16 मास रेशियो कि एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है और दोनों का रेशियो क्या है मास वाइज 7:16। then find its molecular formula if vapor density of compound equal to 46। तो वेपर डेंसिटी वाला भी फॉर्मूला अपन यूज करेंगे n निकालने के लिए। तो ये अपने पास फॉर्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है। तो क्या करोगे इसमें बात वही अपने पास जो मास रेशियो गिवन है उससे मोल का रेशियो निकालना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला से वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो दोनों को डिवाइड करके n निकाल लेना, फिर तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तुम ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ एक बार क्या आंसर आता है तुम्हारा। समझ में आया ना किस तरीके से मास रेशियो को अपने को देखो, जो मास रेशियो गिवन है उसी में क्या मान लो, मास मान लो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो गिवन है 7:16। तो नाइट्रोजन का मास अगर 7 रहेगा तो ऑक्सीजन का कितना रहेगा, 16 रहेगा। ये तो बोल सकते हो ना। N2O4 सर N2O4 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 बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? yes sir चलो तो मैं यही कर सकता हूँ कि जो मास रेशियो अपने को गिवन है उसी मास रेशियो को अपन क्या मान ले, मास मान ले। तो देखो जो जहां पे तुमको एज्यूम करना पड़े ना चीजें, वहां पे सबसे आसान चीजें एज्यूम क्या करो। जैसे मैं बोलता हूँ कि परसेंट है तो उसको क्या मान लो, 100 के हिसाब से मान लो। मास रेशियो गिवन है तो उसी रेशियो में क्या मान लो, मास को मान लो, तो चीजें इजी हो जाती थोड़ी। तो अगर अपने को मेरे को मास का रेशियो गिवन है 7:16, तो मैं बोल दूंगा कि नाइट्रोजन का मास अपने पास क्या रहा होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन रहा होगा 7 ग्राम। तो अगर मास ऑफ नाइट्रोजन 7 ग्राम है तो फिर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होना पड़ेगा, 16 ही होना पड़ेगा, तभी अपने पास रेशियो 7:16 आएगा। बस अपने को मास पता चल गया तो वापस मोल निकालना है। तो मोल की अपन बात करें कि मोल ऑफ नाइट्रोजन ये अपने पास आ जाएगा 7/14 मतलब 0.5 मोल। मोल ऑफ ऑक्सीजन 16/16 मतलब 1 मोल। और सिंपलेस्ट रेशियो अगर निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अपन बात कर रहे हैं, इसका 0.5 आ रहा है, इसका 1 मोल आ रहा है। तो लिखते टाइम तो अच्छे से लिखा करो। तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2। इसको फ्रैक्शनल में तो नहीं रखेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 अरे यार 0.5 × 2 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो सिंपल रेशियो अपने पास क्या आ गया 1:2। तो नाइट्रोजन अगर 1 है तो ऑक्सीजन क्या रहेगा 2। ये तो अपने पास क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से अपने को क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी निकालना पड़ेगा अब की बार, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मेरे को क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी गिवन है। तो अगर मेरे को जो n है जिससे मल्टीप्लाई करना अगर वो निकालना है तो n इक्वल अपन क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वेपर डेंसिटी निकालूं तो पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा कि मोलर मास अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। शॉर्ट में से लिख दे रहा हूं मैं। तो नाइट्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन का मास तो 14 + 32 कितना आ जा रहा है, ये 46 ना। हाँ, तो वेपर डेंसिटी अपने पास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो वेपर डेंसिटी होगा आई जो क्या आ जाएगी, मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2, ये अपने पास क्या हो जाएगा 23। तो वेपर डेंसिटी अपने पास 23 आ जा रहा है। अगले पेज में लिख देता हूँ मैं। तो n की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो अपने पास वेपर डेंसिटी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है 46। वेपर डेंसिटी अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने निकाला क्या
23, तो ये अपने पास n कितना आ जाएगा 2। तो n अगर 2 आ गया तो कंपाउंड अपने पास क्या हो जाएगा N2O4। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो निकाल लोगे तुम। तो मैं ये कह रहा था कि इसी टाइप की पॉसिबिलिटी है 3 टाइप का, कि या तो तुमको परसेंट वाइज दे दे तब भी परसेंट को मास मान लो, तुमको मोल रेशियो देते तो मोल रेशियो को मास मान लो जिस रेशियो में गिवन है उसी का अकॉर्डिंग, या फिर तुमको टोटल वेट दे दे कंपाउंड का, उसमें एलिमेंट्स का वेट अलग अलग दे दे, तो वहां से भी मोल निकाल के सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। तो देखो अपने पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल जब रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं सर नोट क्या ए बी बी। अगर तुमको समझ में आया तो कुछ मत करो, अगर तुमको नहीं लिखना है तो जो भी बता रहा हूँ यहाँ से लिखना है डी डी। तो अपने पास एक रिएक्शन है, मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है रिएक्शन का इस तरीके से कुछ। तो अपने पास वही होता है कि मैं थोड़ा थोड़ा चीजें लिख देता हूँ कि जो लेफ्ट साइड में है इनको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जिनको अपन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं जो भी स्पीसीज को। तो ये अपने पास रिएक्टेंट्स हैं। और जो अपने पास राइट साइड में लिखा जाता है वो अपने पास क्या है, प्रोडक्ट्स है। मतलब जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो स्पीसीज अपने को मिलेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये एरो इस चीज को बता रहा है कि यहाँ से यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ से यहाँ चलेगा। तो रिएक्टेंट की अगर अपन बात करें तो जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है ये दोनों रिएक्टेंट है, और इधर कैपिटल सी और जो कैपिटल डी है वो प्रोडक्ट्स है जनरल रिप्रेजेंटेशन में। और जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, एक नंबर है, जैसे स्मॉल ए हो गया स्मॉल बी हो गया, तो इनको अपन बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने पास क्या हो गया, स्मॉल ए। बी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने पास क्या हो गया, स्मॉल बी। इसी तरीके से इधर बात करोगे तो सी के आगे सी लिखा है, मतलब सी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने पास सी हो गया। डी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने पास डी हो गया। इसको मैं समझाता हूँ क्या है ये, कि जैसे अपन एक इक्वेशन लिखी, जैसे अपन अभी लिख रहे थे कि N2 + 3H2, यहाँ से अपने पास क्या बना 2NH3। तो ये अपने पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो अपन बैलेंस्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो जो ये आगे नंबर होते हैं ना, जैसे ये 3 है ये 2 है, इन नंबर्स को अपन बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। N2 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब वहां पे अपने को क्या मान के चलना है, 1। तो ये जो नंबर है इसको ही अपन क्या बोल रहे हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। तो ये अपने पास कुछ रिएक्टेंट रहा होगा ए, उसके आगे कुछ नंबर रहेगा, मतलब ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये कुछ रिएक्टेंट है बी, उसके आगे कुछ नंबर है, तो बी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी। सी अपने पास सर कुछ इसको नंबर है, मोल्स भी इसका कहते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी रिलेट करेंगे अपन, रुक जाओ। डी, तो यहाँ पर अगला प्रोडक्ट है डी, डी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल डी। तो ये ध्यान रखना है ए बी सी डी, जो स्मॉल वाला है क्या है, सर इसको अलग से स्टाइकियोमेट्री। टॉपिक बना के लिख लें क्या? क्या? इसको अलग से टॉपिक बना के लिख लें क्या? हाँ हाँ, अलग से टॉपिक बना के लिखना है इसको। सर इस तरह तो कह सकते हैं कि हर रिएक्टेंट का या हर प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। हाँ होता ही है, जहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा है वहाँ पे 1 होता है। यस सर। इसको बैलेंस करोगे तो आगे कुछ ना कुछ नंबर आएगा ना, उसी नंबर को अपन साइंस के अकॉर्डिंग नाम दे रहे हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके सर। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब इन जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इनको यूज करके ही अपन क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को सोल्व करते हैं, जो कि अपने को आगे हमेशा काम आएगा। तो ये मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि अगली, मतलब आज की तो क्लास हो ही जाएगी, थोड़ा बहुत आज पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 या 3 क्लास में तुमको अवेलेबल रहना है क्लास में। अगर तुमको आगे चाहते हो तुम कि आगे कोई दिक्कत ना हो मोल से रिलेटेड, अगर मेरे को केमिकल रिएक्शन सोल्व करनी है तो उसमें तो तुमको अवेलेबल रहना है उसमें, और अच्छे से समझना है हर चीज को। तो ये हो गया अपने पास कि एक बैलेंस्ड रिएक्शन को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है, ये तुमको समझ में आना चाहिए, मतलब अभी समझाएंगे अपन। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो जैसे अपन यहाँ पे बात करें तो N2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो गया, H2 का 3 हो गया, NH3 का 2 हो गया। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन को अगर अपने को सोल्व करना है तो इसको कैसे यूज करेंगे अपन। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बोलूँ तो तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि N2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब N2 का एक मॉलिक्यूल
H2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो H2 के 3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होता है। NH3 का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल बनाता है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? सर इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। यस सर। चलो, यस सर। तो जो रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे तो जो नंबर आएगा वो एक तरीके से इसी को बता रहा है कि इस नंबर्स के रेशियो में आपस में कंबाइंड होके इस तरीके से प्रोडक्ट बना रहा है। तो जो अपन अभी मॉलिक्यूल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उसको मोल के वाइज भी तो अपन बात कर सकते हैं ना, कि जैसे इसका एक मॉलिक्यूल के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि इसका 1 मोल H2 के 3 मोल के साथ कंबाइंड होगा, तो NH3 के कितने बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। यस सर, इसमें किसी को डॉक्यूमेंट्री दिक्कत? में ऐसे ही करते। हाँ, वही सीखने जा रहे थे। ये समझ में आएगा तुमको? तो N2 प्लस 3H2, यहाँ से अपने पास क्या बनेगा? 2NH3। मतलब सबसे पहले तुमको जो रिएक्शन गिवन है उसको बैलेंस करो। अब जो उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग तुम उसके मोल लिख लो। ऊपर की तरफ लिखता हूँ मैं जनरली, मतलब मैं इस तरीके से करता हूँ कि N2 का 1 मोल रहा होगा, तो H2 का 3 मोल रहा होगा, और NH3 का कितना बना होगा? 2 मोल बना होगा। ये तो अपने स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से लिख दिया। और जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से अपन बोल रहे हैं ना, इसको अपन नाम भी देते हैं क्या? स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट। तो मैं इसको सिंपली शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अमाउंट। स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट मतलब कि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अपने को पता चल रहा है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल सर के साथ मोल ही कंबाइंड होते हैं होके अमाउंट, या इसका फिर 2 सर मोल बना। मॉलिक्यूल को भी स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट बोलते हैं? मॉलिक्यूल को भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने पहली क्लास से बोलता रहा हूँ कि कैलकुलेशंस अपन सारी मोल्स में करेंगे, इसलिए अपन मोल्स के हिसाब से ही जा रहे हैं। क्या है? मतलब ये रिएक्शन से जो अमाउंट अपने को पता चल रहा है ना, उसको नाम देते हैं अपन स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट। कि रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट्स है उनको देख के अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ कंबाइंड होकर इसका 2 मोल बना रहा है। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब तुम बोलो। सर स्टिकोमेट्री होता क्या है? स्टाइकियोमेट्री मतलब एक मेथड है जिससे अपन क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को सोल्व करते हैं। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है रिएक्शन को सोल्व करने ब्रांच का। है सर एक? मतलब एक तरीका है जिसको अपन ने नाम दे रखा है स्टाइकियोमेट्री। जैसे किसी चीज को सोल्व करने के मेथड होते हैं ना, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को सोल्व करने का एक मेथड ये भी है। तो मैंने ये तो बोला कि नंबर्स जो आ रहे हैं उनको अपन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाम दे रहे हैं, और जो इन नंबर्स को यूज करके अपन एक केमिकल रिएक्शन को सोल्व कर रहे हैं उस प्रोसेस को अपन स्टाइकियोमेट्री बोलेंगे। तो अपने पास जैसे एक रिएक्शन दिया है तो उस रिएक्शन को बैलेंस करो। उस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद सबसे पहला काम तो ये लिख लो तुम, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब इसका 1 मोल। H2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, मतलब इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। NH3 का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, मतलब इसका 2 मोल बनाएगा। अब तुमसे क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसा आएगा कि अगर मैं NH3 का या H2 की मैं बात करूं कि H2 के मान लो कि मैंने 4 मोल ले रखे हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा देखो कि H2 का अगर मैंने 4 मोल ले रखा है तो उस 4 के मोल के लिए N2 के कितने मोल चाहिए होंगे रिएक्शन करने के लिए, और NH3 के कितने मोल बनेंगे रिएक्शन होने के बाद। तो देखो कैसे अप्रोच करेंगे अपन। जैसे मैंने बोला कि अपन ने ये तो लिख लिया किससे, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से कि इसके 1 के साथ इसका 3 रिएक्ट कर रहा है, तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे को अभी पता है कि इसका H2 का अमाउंट 4 मोल, तो मैं भी उल्टा ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके 3 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट करता है। तो 3 के साथ 1 रिएक्ट करता है तो 1 के साथ कितना करेगा? 1/3। 1/3। और अभी अपने को कितने के लिए चाहिए? 4 के लिए, तो 1/3 इंटू 4 मोल कर दो, तो ये अपने पास आ जाएगा कि 4 के साथ कितने मोल रिएक्ट करेंगे, दैट इज 4/3 मोल। ये समझ में आया क्या? तो इस तरीके से अपन इसको यूज करेंगे कैलकुलेशंस करने के लिए कि अगर मैं H2 का 4 मोल लेता हूं तो N2 का मेरे को 4/3 मोल चाहिए होंगे। समझा क्या ये? यस सर। यस सर। हाँ, अब सेम चीज अपन NH3 का भी निकालना था अपने को, तो अब सर 8/3 मोल। क्या जी? सर एक बार फिर से बताइए प्लीज। एक बार फिर से, तो मैं भी इसका बता रहा हूँ ना H2 और NH3 का, देखो कैसे रिलेट किया है। तो देखो अब अपने को पता है कि अपने पास क्या है, H2 के हैं 4 मोल, मतलब अपने को ये पूछा गया कि अगर मैं H2 का 4 मोल ले लूं तो उससे NH3 कितना बनेगा। तो मैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के ये तो बोल पा रहा हूँ कि अपने पास 3 मोल H2 के जब होते हैं तो NH3 के कितने बनते हैं? 2 मोल बनते हैं। तो 3 मोल H2 से अपने पास 2 मोल किसके बन रहे हैं?
NH3 के बन रहे हैं, तो अगर मेरे पास 1 मोल होता तो वहां पे कितना बनता, 2/3 बनता। 3 से 2 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, 2/3। और अभी अपने को निकालना है कितने के लिए, 4 के लिए, तो 1 से अगर 2/3 बन रहा है तो 4 से कितना बनेगा, 2/3 इंटू 4 मोल, बताइए कितना जाएगा अपने पास, 8/3 मोल। अभी समझ में आएगा तुमको? यस सर। सबको क्लियर है ये? यस सर। यस एक और सर। तरीका मैं बताऊंगा जिसमें तुमको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले समझ में आनी चाहिए चीज। समझ में आई क्या? यस सर। अब देखो मैं जो अभी, हाँ अभी जो मैं बोल रहा था उसको ऐसे भी अपन बोल सकते हैं कि जैसे अपने पास से N2 था, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब और करके मैं लिख देता हूँ। तो अपन एक तरीके से क्या किया कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब अपने को H2 का अमाउंट गिवन था, तो अपने को H2 के हिसाब से चीजें कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसको देखो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जिसके मोल अपने को निकालने हैं, जैसे यहाँ पे N2 के मोल निकालने थे, तो N2 का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको डिवाइड करो जिससे अपने को मोल निकालने हैं, मतलब जिसका गिवन है उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, दैट इज 3, और जो मोल किया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास आ जाएगा 1/3 इंटू 4 मोल। तो अपन वो बिना सोचे अपन डायरेक्ट वैसा करते रहे याद करने के लिए। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि जिसके मोल अपने को निकालने, NH3 के मोल निकाल रहे हैं, उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रखो ऊपर, जिससे मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, मतलब जिसके बारे में मेरे को पता है, उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो 3 मल्टीप्लाई बाय जो मोल अपने को गिवन है उससे, तो कितना जाएगा 8/3 मोल। तो ध्यान से सोचोगे तो अपने वही चीज किया बिना दिमाग लगाए या बिना समझे, जो भी तुम बोलो। ये समझ में आएगा लास्ट में जो मैंने बताया? यस सर। यस सर। पहला वाला ही ठीक है ना, कि तुमको चीजें भी समझ में आ रही है कि इस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपन रिलेट कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड है वही कि 2 के साथ 3 कर रहा है तो 3 के साथ 1 करेगा, उस हिसाब से जो भी है। समझ में आया क्या ये चीज? यस सर। यस सर। चलो तो 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अपन छोड़ देंगे। तो मैं ये तो प्रैक्टिस के लिए ले रहे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था ये, तो ये लिख लेना तुम अपने हिसाब सर से। अगर मास में दिया हो तो पहले मोल निकालेंगे, ये तो मैं तुमको बोल ही चुका हूँ। मास वॉल्यूम कुछ भी गिवन है, सबसे पहले अपने को मोल निकालने हैं। तो मान लो अपने पास एक जनरल रिएक्शन है 3A + 2B, क्या सर अगर जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो कि 20 ग्राम N2 के साथ कितने ग्राम H2 कंबाइन कर रहे हो, तो पहले N2 से मोल निकालेंगे, फिर H2 के मोल निकालेंगे, मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। वो सब करेंगे अपन, अभी आएंगे यार वहां पे भी, सब तरीके के सवाल करेंगे। तो अपने पास मान लो कि एक ही रिएक्शन है। अब अपने को बोल दिया जाए कि मेरे पास A के कितने 5 मोल है, इस A के 5 मोल के साथ B के कितने रिएक्ट करेंगे और C के कितने बनेंगे, अपने को ये निकालना है। तो सिंपल सा तरीका वही रहेगा कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ कि A का 3 मोल जो है B के 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है और C के कितने बनाता है, 5 मोल बनाता है। तो इसका 3 मोल इसके 2 के साथ रिएक्ट करता है, इसका 5 बनता है। ये तो मेरे को स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चल गया। अभी अपने को निकालना है कितने के लिए, 5 के लिए। तो वही करेंगे अपन वापस कि 3 रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, 2 के साथ। ये तो मेरे को स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चल गया। तो 1 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 2/3 के साथ। अभी अपने को चाहिए कितने के लिए, 5 के लिए। तो 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.3 बार। ये अपने पास क्या आ जाएगा, 10/3 मोल। समझ में आ गया ये? इसी तरीके से इसकी अगर अपन बात करोगे कि C कितना बनेगा, तो अपने को पता है कि 3 से कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। तो 1 से कितना बनेगा, 5/3 बनेगा। 5/3 अपने को निकालना कितने के लिए, 5 मोल के लिए। तो कितना आ जाएगा अपने पास, 25/3। समझ में आया क्या? यस सर। तो ऐसे करना है तुमको, कर लोगे ये। सेकंड वाला मेथड भी सीखना है तुमको। मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला ज्यादा सही है, इसमें चीजें समझ में भी आती है और सही भी रहता है। यूनिटरी मेथड है, ज्यादा कुछ है भी नहीं, तो ऐसा कर लोगे तुम सर। चलो तो एक क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं इस पे। हाँ बोलो। वॉल्यूम अगर गिवन हो तो? अरे सब पे आएंगे, वॉल्यूम की अपन ने बात ही नहीं किया ना यार। वॉल्यूम में डायरेक्ट अपन कर देते हैं, क्यों कर देते हैं सबके अपन बात करेंगे आगे। अभी मास की तो बात कर ले। तो देखो एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, मतलब पूरा उसी क्वेश्चन की फॉर्म में जैसा आ सकता है कि 8 ग्राम ऑफ O2 completely reacted with
कार्बन मतलब वही C, then calculate volume of CO2 gas produced. वैसे CO2 गैस ही होता है, अगर नहीं लिखा तभी समझ में आना चाहिए तुमको. CO2 gas produced at 1 atm and 273 Kelvin. तो तुमको 8 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है, बोला कि वो कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है और CO2 बना रहा है. तो देखो कभी कभी तुमको ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन तुमको लिख के नहीं दे, मतलब जो रिएक्शन है वो तुमको लिख के नहीं दे, क्वेश्चन पढ़ के भी तुमको इक्वेशन लिखना आना चाहिए. यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइंड हो रहा है और CO2 गैस बना रहा है. तो पहले तो रिएक्शन अपन यही लिखेंगे, कार्बन सॉलिड रहा होगा, कार्बन सॉलिड होता है, उसने O2 के साथ रिएक्ट किया होगा, O2 गैस होता है. ये थोड़ी थोड़ी चीजें तुमको पता होनी चाहिए. यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, CO2 गैस. अब एक तरीके से उसने बोला है कि अपने पास O2 के कितने हैं, 8 ग्राम है, तो CO2 का कितना बनेगा वॉल्यूम, ये अपने को फाइंड करना है. तो मैंने पहले बोला था कि कैलकुलेशन अपन सारे मोल्स में करेंगे. 5.6 बिल्कुल सही है. 5.6 लीटर. हाँ 5.6 एकदम सही आंसर है. हाँ तो कैलकुलेशन सारी मोल्स में होगी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ. तो अगर सारी कैलकुलेशन मोल्स में होगी तो पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो O2 का मास गिवन है उससे अपन O2 के मोल निकालेंगे, फिर O2 के मोल से अपन CO2 के मोल निकालेंगे, फिर मोल से वॉल्यूम निकाल देंगे. वो कंडीशन अगर देखोगे तो ये STP कंडीशन है, 1 atm और 273 केल्विन. तो कभी कभी वो डायरेक्ट STP नहीं लिख के इस तरीके से भी दे देता है 1 atm और 273. तो 1 atm 273 का सिंपल मतलब होता है STP कंडीशन. तो इस तरीके से तुमको सोचना था ये कि मास अपने को गिवन है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो सबसे पहला काम तो तुम्हारा उसका मोल निकालना है, क्योंकि मोल में ही अपन कैलकुलेशन करेंगे. तो मोल इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, गिवन मास 8 डिवाइडेड बाय मोलर मास 32. ये अपने पास कितना जाएगा, 0.25 मोल. तो इतने मोल अपने पास ऑक्सीजन के आ गए. ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन बैलेंस्ड है. कैसे अपन बैलेंस करते थे, दोनों तरफ एटम को बैलेंस करना है. तो इधर अगर देखोगे तो एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर देखोगे तो 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है. तो रिएक्शन तो बैलेंस्ड है. तो अगर रिएक्शन बैलेंस है तो मैं बोल सकता हूँ इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब इसका 1 मोल O2 के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 का भी कितना बनेगा, 1 मोल ही बनेगा. तो जब सारी चीज 1 में आ रही है, मतलब जितना मोल इसका रिएक्ट करेगा उतना ही O2 का भी चाहिए होगा, और जितना रिएक्ट करेगा उतना ही किसका बनेगा, CO2 का भी बनेगा. अभी अपने पास O2 कितना है, 0.25 मोल. तो अगर 1 से 1 बन रहा था तो 0.25 से कितना बनेगा, 0.25 भी बनेगा. ये तो मैं बोल सकता हूँ. यस. तो O2 गैस के कितने मोल आ जाएंगे, 0.25 मोल. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मोल्स ऑफ CO2 गैस के मोल्स ऑफ CO2 गैस इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 0.25 मोल. आपने से पूछा वॉल्यूम एट STP, तो मोल और वॉल्यूम में 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स को. हाँ कि मोल इक्वल टू अपने पास क्या होता है, वॉल्यूम एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4. तो ये मल्टीप्लाई कर दो मोल इंटू 22.4. यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है, कितना आ रहा था, 1/4 से डिवाइड करना एक तरीके से, तो 5.6. सही बात है, 5.6 लीटर ये आ जाएगा.